बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वीक 4 का लेक्चर 2 या फाइनल लेक्चर है ये वीक नंबर 2 का, वीक नंबर 4 का। और इसमें वी आर ट्राइंग टू सॉल्व द एक्सरसाइज, यानी हम सॉल्यूशन करने की कोशिश कर रहे हैं। जो चैप्टर है ना हमारा दूसरा, हेरिडिटी इन ऑर्गेनिजम्स। तो इसका पिछले लेक्चर में यानी लेक्चर नंबर 1 जो था वीक नंबर 4 का, उसमें हमने शॉर्ट क्वेश्चंस का एक सॉल्यूशन करने की कोशिश की थी। और आज हम जो एक्सटेंसिव क्वेश्चंस हैं इस चैप्टर के, उन पे एक नज़र डालते हैं। वैसे तो वो हम पढ़ चुके हैं, लेकिन अगर आप बच्चों को ज़रा रिवाइज़ हो जाएंगे तो आपको इनका जवाब देना आसान हो जाएगा, इसलिए हम इसकी एक रिवीजन करने जा रहे हैं। तो मैं देखता हूँ पहला क्वेश्चन क्या है, फिर हम इसका आंसर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, व्हाट इज हेरिडिटी? एक्सप्लेन। तो ये एक्सटेंसिव क्वेश्चन है, यानी डिटेल से इसका आंसर लिखने की ज़रूरत है हमें कि हेरिडिटी क्या है। तो लिहाजा ज़रा रिमाइंड करें हम उन चीज़ों को जो हम हेरिडिटी के बारे में पहले पढ़ चुके हैं, तो इसका आंसर बन जाएगा इस क्वेश्चन का। हेरिडिटी मीन्स ट्रांसफ़र ऑफ करैक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स। तो लिहाजा करैक्टर्स का वालिदैन से बच्चों में आना, इसको हेरिडिटी भी कहते हैं, इनहेरिटेंस भी कहते हैं। तो लिहाजा आपके आंसर का यही पहला सेंटेंस जो मैंने बोला है, दिस विल बी द आंसर ऑफ, दिस विल बी द फर्स्ट सेंटेंस ऑफ योर आंसर। उसके बाद आप ये बताएंगे कि हेरिडिटी इज़ ए फिनोमिनन विच ब्रिंग्स करैक्टर्स to the offsprings of all living beings, not only the humans। तो लिहाजा ये इससे कहना असल में मुराद ये है कि ये एक यूनिवर्सल फिनोमिनन है जो कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स में पाया जाता है। यही वजह है कि ऑल ह्यूमंस जो हैं उनके जो बच्चे हैं ना, दे लुक लाइक ह्यूमंस। और इससे आगे अगर आप बात करें ज़रा स्पेसिफिकली, तो पेरेंट्स से हम मिलते होते हैं। वी लुक मोर टू आवर पेरेंट्स, we look more like our parents than other human beings. Similarly, we look more like our siblings than other human beings। तो आप अपनी क्लास फेलोज से कम मिलते हैं और आप अपने बहन भाइयों से ज़्यादा मिलते हैं। इसकी वजह ऑफ कोर्स हेरिडिटी है या शेयर्ड हेरिडिटी, कॉमन इनहेरिटेंस है। यानी वही करैक्टर जो आपको मिले हैं वालिदैन से, द सेम करैक्टर्स have been transferred to your siblings। आपके डॉटर, आपके बहन को, आपके भाई को, आपके सिस्टर को, आपके ब्रदर को वही करैक्टर मिले हैं वालिदैन से। तो लिहाजा हम अपने सिबलिंग से ज़्यादा मिलते हैं, उसकी वजह शेयर्ड हेरिडिटी है। अब इसमें आप एक दो बातें और भी बताएंगे, फिर आपका आंसर मुकम्मल होगा। मसलन आप ये बताएंगे कि हेरिडिटी जो है ना, दैट इज़ ट्रांसफर्ड थ्रू सेल्स कॉल्ड एज एग्स एंड स्पर्म्स इन एनिमल्स, एंड इट इज़ ट्रांसफर्ड थ्रू सेल्स कॉल्ड एज पोलन्स एंड एग्स इन प्लांट्स। तो हेरिडिटी जो है ख़ास तौर पर उन जानदारों के अंदर जो कि सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं, उनमें स्पर्म और एग के ज़रिए वालिदैन से बच्चों में ट्रांसफ़र होती है। फादर से स्पर्म
मदर से एग हेरिडिटी को लेकर एक सेल के अंदर ट्रांसफर करता है जिसे जाइगोट बोलते हैं। तो लिहाजा व्हीकल ऑफ हेरिडिटी स्पर्म होगा और एग होगा अगर एनिमल्स की रिप्रोडक्शन की बात करें हम, और रिप्रोडक्शन भी वो वाली जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो। अगर ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, मिसाल के तौर पर एक बैक्टीरियम है, तो बैक्टीरियम हैव नो न्यूक्लियस, इसके अंदर यहाँ डीएनए होगा, इट विल डिवाइड एंड इट विल प्रोड्यूस 2 ऑफस्प्रिंग्स, बोथ विल गेट ए कॉपी ऑफ द डीएनए, और इस तरह से व्हीकल ऑफ हेरिडिटी जो है ना यहाँ बैक्टीरियम में, ये खुद ये सेल ही है जिसने 2 नए सेल पैदा किए हैं। यहाँ पे जहाँ फादर और मदर सेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर रहे हैं, यहाँ ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रही है। जब सेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर रहे हैं तो 2 व्हीकल हैं हेरिडिटी के, यानी वो चीज़ जो हेरिडिटी को उठा के ला रही है, दे आर 2 cells, one is called as sperm and other is called as egg. ये egg और sperm then fuse and they make a single cell called as zygote. ये diploid होता है, sperm haploid होता है, इसमें 1n क्रोमोसोम होते हैं, और फादर और मदर के अंदर 2n diploid होते हैं। और ये हम पहले भी बहुत पढ़ चुके हैं। आई होप दैट आवर स्टूडेंट्स कैन नो इट बेटर नाउ कि ये जो सेल है ना स्पर्म और एग, ये मियोसिस से पैदा हुए। तो ये है कि किस तरह से स्पर्म और एग जो है ना वो हेरिडिटी का व्हीकल है। और जिस चीज़ को ये लेके आए हैं, ये दोनों व्हीकल वो हैं क्रोमोसोम्स। ये इनको भी हम डिफाइन कर चुके हैं पहले। क्रोमोसोम हैव जीन्स ऑन देम, और हेरिडिटी के यूनिट्स हैं जीन्स। लिहाजा क्रोमोसोम जो कि थोड़े से हैं, मिसाल के तौर पर इंसानों के अंदर सिर्फ 46 हैं, तो इन 46 क्रोमोसोम के ऊपर हेरिडिटी का मटेरियल जो है ना डीएनए, वो 46 के ऊपर छोटे छोटे पीसेस में मौजूद है जिन्हें जीन्स कहते हैं। तो यही वजह है कि वी ह्यूमन हैव मैनी करैक्टर्स, वी हैव थाउजेंड्स ऑफ करैक्टर्स एंड वी हैव नॉट जस्ट 46 करैक्टर्स। लिहाजा हम ये नहीं कह सकते कि वालिदैन से हमें 23 करैक्टर मदर से, फादर से और 23 मदर से मिले हैं, नहीं, करैक्टर ज़्यादा मिले हैं। उसकी वजह यह है कि एक क्रोमोसोम 23 क्रोमोसोम जो मदर से मिले हैं उनके ऊपर 23 करैक्टर नहीं, बहुत ज़्यादा करैक्टर हैं, क्योंकि उन 23 क्रोमोसोम्स के ऊपर हेरिडिटी को रिप्रेजेंट करने वाले जीन्स बहुत ज़्यादा है। इसी तरह से प्लांट्स के अंदर एक प्लांट है, एक पेरेंट प्लांट जो होता है वो पोलन के ज़रिए, पोलन बाद में स्पर्म पैदा करता है, मैं इतनी बारीकी में नहीं जाता, और एग के ज़रिए करैक्टर जो है ना ये ट्रांसफ़र होते हैं और पेरेंट से एक सेल में आ जाते हैं जिसको जाइगोट कहते हैं, और वो जाइगोट जो नए प्लांट को जन्म देता है। तो लिहाजा हेरिडिटी को एक दफ़ा फिर डिफ़ाइन कर लेते हैं जी। हेरिडिटी जो है ये वो फिनोमिनन है जिसमें करैक्टर हमारे पेरेंट से हमारे अंदर या ऑफस्प्रिंग्स के अंदर आते हैं। हेरिडिटी का फिनोमिनन प्लांट्स में भी, एनिमल्स में भी, और सिंपल ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया वगैरह में भी होता है। हेरिडिटी जब शेयर्ड हो, जैसे कि हमारे सिबलिंग्स में है, हमारे बहन भाइयों में है, तो हम एक दूसरे से ज़्यादा मिलते हैं। अगर हेरिडिटी अगर शेयर्ड कम हो, जैसे इंसानों में है, तो इंसान इंसानों से मिलते हैं। और अगर हेरिडिटी जो है वो बहुत ही अनशेयर्ड हो, मिसाल के तौर पे मेंढक के बच्चे मेंढक की तरह हैं, हेरिडिटी तो उनमें भी हुई है, और इंसान के बच्चे इंसानों की तरह हैं, तो ये अनशेयर्ड हेरिडिटी का करैक्टरिस्टिक है। हेरिडिटी के जो व्हीकल हैं वो स्पर्म और एग हैं, और हेरिडिटी के लिए क्रोमोसोम स्पर्म और एग के अंदर हाफ हाफ आते हैं पेरेंट्स के अंदर जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, और क्रोमोसोम्स के ऊपर जीन्स होते हैं। जीन्स एक क्रोमोसोम के ऊपर मोर देन 1 होते हैं। जीन्स हेरिडिटी के यूनिट्स कहलाते हैं, और जीन जो है क्रोमोसोम भी इवन, ये कोई इममेटीरियल या नॉन मटेरियल थिंग्स नहीं कि जिनको आप देख ना सकें। ये वो चीज़ें हैं जो कि फ़िज़िकल, जिनकी नेचर है, जिनको टेस्ट किया जा सकता है, और जो कि क्रोमोसोम एक्चुअली डीएनए और प्रोटीन से बने होते हैं। हेरिडिटी का या जीन्स का स्टडी करना, इसको जेनेटिक्स कहते हैं।
तो जेनेटिक्स इज़ वन फेमस माइनर ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, और जेनेटिक्स में हम स्टडी करते हैं बाकायदा कि कौन से करैक्टर वालिदैन से बच्चों में आएंगे और किस तरह से, किस व्हीकल के ज़रिए आएंगे। इसके बाद हमारा दूसरा एक्सटेंसिव क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ हेरिडिटी, बी माइटोसिस और सी मियोसिस। अच्छा, इसमें 3 चीज़ें हमसे पूछी गई हैं क्वेश्चन नंबर 13 में। What is the importance of heredity, mitosis and meiosis। तो ये 3 चीज़ों की इम्पॉर्टेंस पूछी गई है। तो हेरिडिटी को अभी भी हम डिस्कस कर रहे थे, तो एक दफ़ा मैं थोड़ा इसकी जो इम्पॉर्टेंस है उसकी वजाहत की फिर कोशिश करता हूँ। हेरिडिटी इज़ अ फिनोमिनन इन विच कैरेक्टर्स आर ट्रांसफर्ड फ्राम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स। तो लिहाजा हेरिडिटी का फिनोमिनन जो है ना, ये बड़ा ज़रूरी है कि वालिदैन से अगर हेरिडिटी ना होती तो ज़ाहिर है औलाद ही ना पैदा होती। तो वन मोस्ट फंडामेंटल importance of heredity is that heredity is a phenomenon which actually produces new living organisms, और वो organisms resemble to their parents, they resemble to their siblings, इसकी वजह heredity है। और हमारी यूनिकनेस भी है, ऐसा नहीं है कि we just look like our parents, we are unique too। इसकी वजह मियोसिस है, ये आगे आ रहा है, मैं इंशाल्लाह ये भी बताता हूँ। तो हेरिडिटी हमें यूनिकनेस भी देती है, और हेरिडिटी जो है वो हमें अपने वालिदैन जैसा भी और अपनी नौ जैसा भी, अपनी स्पीशी जैसा, इंसानों जैसा भी बनाती है। इसी तरह से मंकीज़ को मंकीज़ जैसा बनाती है, प्लांट्स को प्लांट जैसा, मैंगो का प्लांट के बच्चे मैंगो के ओरिजिनल ट्री जैसे नज़र आते हैं। तो ये हेरिडिटी की इम्पॉर्टेंस है कि हेरिडिटी की वजह ही से करैक्टर एक नस्ल से अगली नस्ल में जाते हैं, और यूँ कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ का सिलसिला जो है ना वो चलता रहता है। इसके बाद है माइटोसिस। माइटोसिस की इम्पॉर्टेंस ये है कि माइटोसिस इज सेल डिवीजन की एक टाइप है ये, एंड इट कंजर्व्स नंबर ऑफ क्रोमोसोम। ये नॉन रिडक्शन डिवीजन है। माइटोसिस जब एक लिविंग ऑर्गेनिज्म अपनी ज़िंदगी का आगाज़ करता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से, तो जिस सेल से वो ज़िंदगी का आगाज़ करता है दैट इज़ कॉल्ड एज ज़ाइगोट, एंड इट इज़ डिप्लॉयड, इट हैव 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम इन इट। ये इसके अंदर माइटोसिस का आगाज़ होता है, एंड माइटोसिस मेक्स 2 डॉटर सेल्स फ्रॉम द सिंगल पेरेंट सेल, बोथ हैव 2 N क्रोमोसोम। तो लिहाजा पहली इंपॉर्टेंस तो माइटोसिस की ये हुई कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम पेरेंट सेल में और डॉटर सेल में सेम है। तो ज़ाइगोट के बाद जब ये 2 सेल बनेंगे तो बोथ विल हैव द सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम एज वाज द प्रेजेंट इन द पेरेंट सेल। और ये सिलसिला यहाँ रुकेगा नहीं, माइटोसिस विल बी रिपीटेड डिवीजन आफ्टर डिवीजन, और दिन रात ये जारी रहेगी, और एक सेल से ये लाखों करोड़ों सेल पैदा करेगी। मिसाल के तौर पर अगर ये इंसान का ज़ाइगोट है तो इसमें 2N में 46 क्रोमोसोम होंगे एक्चुअली, और इनमें सब में 46 होंगे, और चलते चलते जब ह्यूमन बेबी बन जाएगा और इसकी बर्थ होगी, इसकी वलादत होगी, इसकी नेटिविटी होगी, इस नेटिविटी के वक़्त, इस वलादत के वक़्त इसके अंदर ट्रिलियंस ऑफ सेल्स हों। मिसाल के तौर पर एक ग्रोन अप ह्यूमन बीइंग लाइक मी मे हैव 75 to 100 ट्रिलियन सेल। ये सेल जो है ना, they have all been produced through the process of mitosis, so they all have the same number of chromosome in each and every nucleus of each and every cell। और यही माइटोसिस की जो है ना, ये इसकी मतलब आप कह लें कि पाइवोटल, इसकी सबसे बुनियादी फंडामेंटल इम्पॉर्टेंस है। दूसरी इम्पॉर्टेंस भी इसी के अंदर पोशीदा है, और ये सेल नंबर को बढ़ाती है, ग्रोथ डेवलपमेंट करवाती है रहम मादर के अंदर, बिफोर बर्थ एंड आफ्टर बर्थ। एक परिंदे का चूज़ा जब सेल के अंदर
एग के अंदर बन रहा होता है, तो एक सेल से वो ज़िंदगी का आगाज़ करता है, और जब उसकी हैचिंग होती है, अंडा का शेल टूटता है और उसमें से चिक बाहर आता है, तो उसके अंदर बिलियंस ऑफ सेल्स होते हैं, और वो जो बिलियंस ऑफ सेल हैं वो सारे माइटोसिस से बने हैं। तो लाला माइटोसिस ने एक तो सेल नंबर को बढ़ाया है और दूसरा क्रोमोसोम नंबर को भी कंजर्व रखा है। माइटोसिस की एक इम्पॉर्टेंस और भी है कि ये इंजरीज को हील करती है। तो वी हैव सम टाइम एक्सीडेंटल एंड सम टाइम रूटीनली ब्रेक डाउन्स इन आवर बॉडी। तो कई दफ़ा इंजरीज में एक्सीडेंटल हो जाती हैं, कट लग गया, अब्रेजन हो गया, स्किन कट गई, कोई आर्गन खुदा न खास्ता डैमेज हो गया, तो ये जो है ना ये इंजरीज़ ये हील होती हैं फिर। और कुछ रूटीन की ब्रेक डाउन है, मिसाल के तौर पर ब्लड सेल्स हमारी बॉडी में आफ्टर 120 डेज दे हैव टू डाई, सो न्यू सेल इज़ फॉर्म्ड इन आवर बॉडी। स्किन कट जाती है कई दफ़ा, ये जो सेल नए बनते हैं ये रूटीन की बात है। और रोज़ाना हमारी स्किन से कुछ सेल झाड़ के नीचे गिर जाते हैं, और ये भी रोज़ाना की बुनियाद पर पैदा होते हैं माइटोसिस के ज़रिए। अगर ये माइटोसिस ना होती तो हमारा ब्लड दोबारा से ना बनता और हम ब्लड की कमी का शिकार हो जाते, अनीमिया हो जाता हमें। इसी तरह से अगर हमारी स्किन के वो सेल जो गिर गए हैं वो दोबारा से ना बनते माइटोसिस के ज़रिए, तो हमारी स्किन आस्ता आस्ता ख़त्म हो जाती। तो ऐसा नहीं होता, लिहाजा माइटोसिस का प्रोसेस हमारी बॉडी में कंटिन्यूसली चलता रहता है। इसके बाद है मियोसिस। मियोसिस का मैं अभी स्केच बना के पिछले लेक्चर में बता चुका हूँ। मियोसिस वो वाली सेल डिवीजन है जिसको हम रिडक्शन डिवीजन कहते हैं, और ये इसी स्केच में अगर हम देखें, इसी में मैं इसी को थोड़ा एलाबोरेट करता हूँ ताकि मियोसिस की इम्पॉर्टेंस को वाज़ह कर सकूँ। ये जो जाइगोट है ये फादर के हर सेल में 46 क्रोमोसोम होंगे। लेट अस टॉक इफ वी टॉक अबाउट ह्यूमंस, एंड आफ्टर meiosis a new cell will be formed which will be called as sperm, and it will have half the number of chromosome in its nucleus. Similarly, from mother who have 46 chromosome in her cells, a new cell will be formed called as egg. और ये मियोसिस का कमाल है कि आप देखें फादर और मदर के ने जो सेल पैदा किए ना, स्पर्म और एग, इनके न्यूक्लियस में क्रोमोसोम नंबर हाफ हो गया, और देन दे फ्यूज विद वन अनदर एंड दिस फिनोमिनन इज कॉल्ड एज फर्टिलाइजेशन एंड न्यू सेल इज फॉर्म्ड कॉल्ड एज जाइगोट। आप देखें ये मियोसिस ने क्रोमोसोम को हाफ किया दिया था क्योंकि ये रिडक्शन सेल डिवीजन है, ऐसी सेल डिवीजन है जो रिडक्शन करती है, क्रोमोसोम नंबर को हाफ करती है। अगर ये ना हुई होती तो यहाँ 92 होते क्रोमोसोम जाइगोट के अंदर। तो लिहाजा मियोसिस जो है ना ये ह्यूमन, ये पीछे सवाल भी था शॉर्ट क्वेश्चन के, कहाँ होती है, तो ये ह्यूमंस के टेस्टिस और ओवरीज में होती है, और ये क्रोमोसोम नंबर को हाफ करती है, और फिर जाइगोट के अंदर ये क्रोमोसोम नंबर फ्यूजन ऑफ गैमीट्स की वजह से फिर बहाल हो जाता है। और यही मियोसिस की इम्पॉर्टेंस है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब होती है तो it gives or it provides a chance to the male organism to donate half of its chromosome to its coming generation. Similarly, it provides a chance to the mother or female parent to give half of her chromosome to the coming generation. और मियोसिस की एक इम्पॉर्टेंस और भी है जो यहाँ ज़्यादा डिस्कस करना मुनासिब नहीं है, लेकिन मैं थोड़ा सा उसका तज़किरा कर देता हूँ आपकी दिलचस्पी के लिए। और वो ये है कि आप देखें ये जो बेबी यहाँ पैदा होगा ये फादर से आधे करैक्टर वसूल कर रहा है, आधे मदर से, लेकिन इट इज़ नॉट गोइंग टू बी 50% लाइक फादर और 50% लाइक मदर। इंस्टेड इट इज़ गोइंग टू हैव इट्स और हर ओन यूनिकनेस एज वेल। तो कुछ करैक्टर इसके माँ जैसे होते हुए भी ये माँ जैसा नहीं होगा, कुछ करैक्टर फादरली होते हुए भी ये फादर जैसा नहीं होगा, और उसकी वजह मियोसिस में यहाँ होने वाले दो फिनोमिना हैं जो कि इंशाल्लाह आप बड़ी क्लासेस में पढ़ेंगे। एक को कहते हैं क्रॉसिंग ओवर
और दूसरे को बोलते हैं इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो ये दो फिनोमिनल ऐसे हैं कि जो कुछ ऐसे करैक्टर भी बेबी को देंगे कि जो ना फादर में थे ना मदर में, और इस तरह से बेबी अपनी यूनिकनेस लेके पैदा होगा और हो सकता है कि वो इन्वायरमेंट का, इन्वायरमेंटल प्रेशर्स का बेटर मुकाबला करे अपने वालिद की निस्बत भी और अपनी वालिदा की निस्बत भी। तो ये मियोसिस का कमाल है। ये मुझे दिखाएं ज़रा किताब। अच्छा, एक और क्वेश्चन है जी कि डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस इन एन एनिमल सेल, और फिर है डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ मियोसिस इन एन एनिमल सेल। ये हम कर चुके हैं, बड़ी डिटेल के साथ हम पढ़ चुके हैं दोनों, तो लिहाजा इनके आंसर आपको मिल चुके हैं। इसके बाद है क्वेश्चन व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन माइटोसिस एंड मियोसिस, और फिर है डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, क्वेश्चन नंबर 17। जो स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए ये मैं बहुत थोड़ा मामूली सा एक दफ़ा रिवीजन के लिए बयान कर देता हूँ, अदरवाइज देयर इज नो नीड, क्योंकि हमने इसको डिटेल में पढ़ा है। तो पहला है कि डिफरेंस बिटवीन माइटोसिस एंड मियोसिस। तो ये अभी मैंने बहुत दफ़ा इसका तज़किरा किया। माइटोसिस बेटा सोमैटिक सेल्स में होती है, ये ऐसी सेल डिवीजन है जो कि क्रोमोसोम नंबर को कंजर्व रखती है ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए, यानी जो अंडे के अंदर होती है, और डेवलपमेंट वो जो रहम मादर में, मदर के एब्डोमेन में होती है मैमल्स के अंदर और ख़ुद ह्यूमंस में। इसके लिए माइटोसिस बड़ी ज़रूरी है, एक सेल से नए सेल पैदा करने के लिए और क्रोमोसोम की तादाद को बहाल रखने के लिए। मियोसिस क्रोमोसोम डीएनए की रीशफलिंग के लिए और क्रोमोसोम नंबर को हाफ करने के लिए ज़रूरी है, यानी औलाद को आधे क्रोमोसोम वालदा से और आधे वालिद से प्रोवाइड करने के लिए ज़रूरी है, और डीएनए की रीशफलिंग यानी औलाद को कुछ नए करैक्टर्स जो ना माँ में हो ना बाप में, वो देने के लिए भी मियोसिस ज़रूरी है। फिर एक अगर जनरल सी बात की जाए तो माइटोसिस ऐसी सेल डिवीजन है जो कि एक सेल से शुरू होकर दो पे ख़त्म होती है, और पेरेंट सेल में और डॉटर सेल में क्रोमोसोम नंबर सेम होता है, जबकि मियोसिस ऐसी सेल डिवीजन है जो कि एक सेल से शुरू होकर 4 सेल पे ख़त्म होती है, और क्रोमोसोम नंबर ओरिजिनल पेरेंटल सेल से डॉटर सेल्स में हाफ होता है। माइटोसिस सोमैटिक सेल्स में होती है, मियोसिस सेक्सुअल ऑर्गन्स के अंदर सेक्स सेल्स यानी एग स्पर्म्स, और प्लांट्स के अंदर पोलन्स और एग्स पैदा करने के वक्त होती है। मियोसिस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए ज़रूरी है। माइटोसिस बोथ ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए भी और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए भी ज़रूरी है। अच्छा, अब आखिरी क्वेश्चन है कि डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। तो बेटा ये बड़ी डिटेल से हम पढ़ चुके हैं, लेकिन मैं जाते जाते आप बच्चों को एक रिवीजन के तौर पे बता दूं कि डीएनए डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड को कहते हैं। ये एसिडिक मटेरियल है एंड इट इज़ फाउंड इनसाइड द न्यूक्लियस एंड इट इज़ प्रेजेंट इन द क्रोमोसोम्स। इट इज़ अ ह्यूज मॉलिक्यूल, और इसके को अगर हम देखें ना तो ये 2 चेन्स में मौजूद होता है जो एक दूसरे के ऊपर 2 स्प्रिंग की तरह लिपटी होती हैं, और डीएनए के इस मॉडल को डीएनए का डबल हेलिकल स्ट्रक्चर या डीएनए का वाटसन और क्रिक मॉडल कहते हैं। डीएनए के ये जो दोनों चेन्स हैं ना, दे आर कॉल्ड एज पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स एंड दे आर मेड ऑफ 4 टाइप ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स which are repeated many times are in both the chains। ये जो चेन्स हैं दोनों, ये मैं ज़रा थोड़ी सी ड्रा करता हूँ। ये इस तरह से होती है, यूँ, ये 5 to 3 चेन कहलाती है, ये 3 to 5 चेन कहलाती है। बोथ न्यूक्लियोटाइड से बनी हुई है, और न्यूक्लियोटाइड एक को अगर हम 4 तरह के ये होते हैं, एक को हम कहें ना, अगर एक न्यूक्लियोटाइड ये यहाँ से यहाँ तक जो रिपीट होते हुए आ रहे हैं, ये न्यूक्लियोटाइड जो होता है, एक राइबोस यानी 5 कार्बन वाली एक शुगर, एक फास्फेट ग्रुप या फास्फोरिक एसिड, और एक नाइट्रोजनस बेस से मिलकर बनता है। एक्चुअली ऑल द न्यूक्लियोटाइड्स आर द सेम विद वन वेरिएबिलिटी, दैट इज देयर आर 4 टाइप्स ऑफ नाइट्रोजनस बेसिस। तो एक न्यूक्लियोटाइड के अंदर नाइट्रोजनस बेस बदलने से न्यूक्लियोटाइड बदल जाता है, और यहाँ से यहाँ तक ये सब न्यूक्लियोटाइड लगे हुए हैं। इसी तरह दूसरी चेन में भी न्यूक्लियोटाइड लगे हुए हैं,
और एक न्यूक्लियोटाइड की जो नाइट्रोजनस बेस है वो सामने वाले न्यूक्लियोटाइड की नाइट्रोजनस बेस से डबल बॉन्ड बनाती है अगर एडेनिन और थायामीन हो। अगर गवानीन और साइटोसिन है तो ये ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड आपस में बनाती हैं। डीएनए असल में ऐसे होता है, दो चेन्स, लेकिन इन हाइड्रोजन बॉन्ड्स की पावर ऑफ पुलिंग की वजह से ये दोनों चेन्स एक दूसरे के ऊपर लिपट जाती हैं। इन दोनों चेन्स के अंदर यहाँ पे ये जो मेन बेस इसका जो ये स्ट्रक्चर है डीएनए का, इसके अंदर यहाँ पे राइबोज है और फास्फोरस है और इधर को नाइट्रोजनस बेसेस हैं, जैसे ए हो गया, टी हो गया, जी हो गया, सी हो गया, वगैरह वगैरह। यहाँ एक राइबोज होगा, एक फास्फोरस होगा, राइबोज होगा, एक फास्फोरस होगा। इसी तरह से इस चेन में भी राइबोज इस चेन में अगर इस तरह से हों तो इधर वाली चेन में इस तरह से होते हैं कि अगर इसमें ये 5 नंबर कार्बन ऊपर है ना तो इसमें 5 नंबर कार्बन नीचे और 3 ऊपर होगा। तो बाकी इंशाल्लाह बात दोबारा भी होगी, लेकिन अब हम बायोटेक्नोलॉजी का चैप्टर शुरू करेंगे नेक्स्ट वीक में। डीएनए का स्ट्रक्चर हम पहले भी स्टडी कर चुके हैं, होपफुली आप इसको समझ सकते हैं। और वो लेक्चर चूँकि रिकॉर्डेड है तो आप चाहें तो उसको दोबारा से देख भी सकते हैं। आप लोगों का बहुत शुक्रिया देखने और सुनने का। अल्लाह हाफ़िज़।